अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? चलें बेटा, कैंडी जहाँ से हमने जहाँ पे हमने सैटरडे को एंड किया था, उसी डिस्कशन से आगे कंटिन्यू करें। जो बातें हुई थी सैटरडे को एक नजर रजिस्टर खोल कर देखा ना, याद है? रिवाइज में किसी बात में कोई इशू रह गया हो? कैंडी बता दीजिएगा, कोई इशू तो नहीं है इसमें? चलें बेटा, इस तरह करें, फिर नेक्स्ट एक हेडिंग लिखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज एक क्वेश्चन भी कर लें। नेक्स्ट एक हेडिंग बनानी है अपने, अगर इस जिस पेज पे आपने ये लिखा स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज बना लीजिएगा। इन्वेंट्रीज के लिए एक फाइनल एक रूल जरा लिखें। जो सारी अकाउंटिंग पढ़ेंगे आप लोग, इसमें इन्वेंट्रीज का एक बेसिक प्रिंसिपल जरा आपने लिखना है, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज के नाम से हेडिंग में नजर, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब यहां से हम कभी भी वर्ड इन्वेंट्री यूज हो तो इट सिंपली मींस कि हम स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज मींस मेजरमेंट ऑफ स्टॉक्स। इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। अच्छा, कुछ नई चीजें आनी है, आपसे रिक्वेस्ट है जरा पहले लिखते रहिएगा, मेरे साथ साथ चलता रहेगा, बातें मेरी सुनते रहिएगा। मैं जब पूरा एक्सप्लेन कर लूंगा फिर इंशाल्लाह अगर आपकी कोई कंफ्यूजन रहेगी तो उसको इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। तो पहले प्लीज मुझे जरा समझाने नहीं दीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज का बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट inventories are measured at lower of cost and net realizable value। ये ऐसे क्यों है, क्यों ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब बातें मैं इंशाल्लाह आराम से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइज्ड वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सॉरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सॉरी ये रियलाइजेबल वैल्यू लिख लीजिएगा, अगर मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखा। इसके लिए फिर एक एब्रीविएशन बना लीजिएगा, NRV। NRV कैपिटल स्टैंड्स फॉर, कैपिटल NRV स्टैंड्स फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो एज अ प्रिंसिपल, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। NRV स्टैंड्स फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सिंपल ट्रांसलेशन इसकी बनेगी कि इन्वेंट्रीज को हमेशा मेजर किया जाता है कॉस्ट और NRV के लोअर पे। मतलब हर साल बैलेंस शीट डेट पे जब भी पीरियड एंड हो जाएगा और आप क्लोजिंग स्टॉक को मेजर कर रहे होंगे तो आप उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और साथ साथ उसकी NRV भी कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें से सिलेक्शन करेंगे जो भी फिगर लोअर है। मसलन अगर कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 1 लाख और NRV जो भी होती है फर्ज करें वो 1,20,000 है, तो आप 1 लाख की सिलेक्शन करेंगे क्योंकि लोअर फिगर है। अगर किसी वजह से कॉस्ट है 1 लाख और NRV है 80,000, तो अब लोअर फिगर 80,000 बनेगी और आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अब क्यों सिलेक्ट करेंगे, ये हो क्या रहा है, क्या बात हो रही है, ये अभी मैं फर्दर डिस्कस करता हूँ। सब लोगों ने सेंटेंस लिख लिया, काइंडली बताइएगा। और काइंडली एक दफा सॉरी दोबारा बता दें, आवाज का तो इशू नहीं है, सुबह से जरा नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। आप लोगों को कोई आवाज का इशू तो नहीं आ रहा?
ठीक है सर, थैंक यू। अब आइएगा लोअर ऑफ से पहले कि लोअर क्यों, कॉस्ट और एनआरवी जब हम वर्ड लिख रहे हैं तो इनका मीनिंग क्या है। कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस ये किया था कि कॉस्ट कैलकुलेशन के दो मेथड्स हैं। आप अपने स्टॉक को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बजाय नंबर 2 वेटेड एवरेज मेथड भी यूज हो सकता है। हम एग्जामिनर जो कहेगा वो हम यूज करेंगे, और इस तरह की बातें भी काइंडली ज़हन में ना लाएं कि अगर वो ना बताए इंशाल्लाह वो बताएगा, और अगर नहीं बताएगा तो हम खुद इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट की जो मैंने वर्ड यूज किया तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, कॉस्ट कैलकुलेशन मेथड्स, ये हम डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। दूसरा जो वर्ड, दूसरी जो टर्म नहीं आ गई है, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो बिफोर एनीथिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू को डिफाइन करना है कि ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। तो इसकी भी एक डेफिनेशन, इसका एक फॉर्मूला लिखा है। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फाइफो और वेटेड एवरेज में से कोई भी यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, कैसे आती है, इसका बेटा एक आसान सा फॉर्मूला इस तरह से है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू की फिगर कैलकुलेट आप करेंगे बाय कैलकुलेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जो भी वो फिगर होगी, फिगर मैं बाद में भी यूज करता हूं आपको समझाने के लिए। अगर आप एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस necessary to make sale प्लस करना है, तो जो फाइनल फिगर आएगी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल, बेचने के जो खर्चे एक्सपेक्टेड हैं अगर वो लेस कर दिए जाए तो जो आपके पास फाइनल फिगर कैलकुलेट होगी दैट इज कॉल्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसके लिए एक एब्रीविएशन अभी मैंने ऊपर भी बनाई, एनआर। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अभी मैं सिर्फ डिफाइन करूंगा, लेकिन 2-3 मिनट अगर मुझे और दीजिएगा मैं इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि हो क्या रहा है। एक चीज अगर आप बता सकें, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल की कोई एग्जांपल बता सकते हैं मुझे, थोड़ा सोचना था। बेचने के खर्चे, खरीदने के खर्चे नहीं, कुछ चीजें बेचने पे कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं। ये ठीक है, हुसैन साहब ने सही कहा है, नंबर 1 एग्जांपल के तौर पे लिखना है, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड्स लिखें, याद है कैरिज आउटवर्ड्स, कैरिज आउटवर्ड्स होता है परचेज के लिए, अगर हमने चीज बेचनी है तो साइंस कैरिज कॉस्ट टू सेल, जी वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैरिज कॉस्ट। देन उसके बाद नंबर 2 बना लें, समटाइम्स चीजें बेचने पे कमी के लिए कमीशन दिया जाता है, मिसल फॉर एग्जांपल कमीशन एजेंट है, उसने आपसे कहा कि मैं चीजें बिकवा दूंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल चीजों की वैल्यू का 2% 5% मैं अपना कमीशन लूंगा, तो अगर आपने चीजें बिकवाई हैं उसके थ्रू तो कमीशन एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। इसी तरह का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो सकता है, चीज ने बेच के खर्चे, बाकी साथ एक्सेट्रा लगा लें, आपने और भी चीजें लिखी हैं जी, बहुत कुछ और भी हो सकता है, पैकिंग कॉस्ट वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल ये 3 बातें लिख के एक्सेट्रा लगा लें, बाकी चीजें भी इंशाल्लाह जैसे जैसे आएंगी साथ डिस्कस कर लेंगे। बात लेकिन किस चीज की हो रही है, सेलिंग एक्सपेंसेस नेसेसिटी टू मेक सेल, ठीक है। कैंडिडेट तक नोट करके मुझे जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा।
जी हुसैन साहब, नोट कर लिया? जी माय डियर, अब ये थोड़ी सी जो डिस्कशन हुई है, इसको जरा जहन में रख के फर्स्ट लाइन पे आए जो मैंने हेडिंग बनाई है। लिखा मैंने ये है कि इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। यहां तक का मीनिंग फिर ये बना कि इन्वेंटरीज को जब भी आपने मैयर करना है, इन्वेंटरीज की जब भी आपने कोई अमाउंट डिटरमिन करनी है, मैयरमेंट मींस उसकी अमाउंट, तो आपने दो कैलकुलेशंस करनी है। नंबर वन, उसकी पहले कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ फाइफो यूज करेंगे, और या आप वेटेड एवरेज यूज करेंगे। इनमें से किसी भी मेथड को यूज करके आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आप फिर एक दूसरा काम भी करेंगे कि इस स्टॉक की, इस इन्वेंट्री की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। विच मीन्स क्या आप ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर इन यूनिट्स को बेचा जाए तो कितने के ये बिकेंगे, और नंबर टू फिर आप कैलकुलेट करेंगे कि बेचने पे एक्सपेंसेस कितने होंगे, उसको फिर आप आपस में नेट ऑफ कर लेंगे, और नेट करके जो फिगर आएगी वो एनआरवी होगी, उसको फिर आप कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, और फाइनली आप लोअर फिगर सेलेक्ट करके अपने स्टॉक को मेजर कर लेंगे। अब ये लोअर क्यों करेंगे और ये सारी वर्किंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी बात पहले और समझ लें, फिर इन सारी बातों से मैं डाटा रिज्यूम करके आपके साथ डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। कि बेटा सारी जो आप अकाउंटिंग अब पढ़ने लगे हैं यहाँ से ऑनवर्ड्स, ये कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बेस पे है, मतलब अकाउंटिंग डेवलप करते हुए अकाउंटेंट्स ने कुछ कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो उसमें से आज मैं आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, जिसकी इस वक्त हमारी इन्वेंट्रीज पे एप्लीकेशन हो रही है। तो हेडिंग लिखिएगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इंशाल्लाह साथ साथ जैसे जैसे जरूरत पड़ा करेगी वो डिस्कस किया करेंगे। तो उनमें से आज पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस होने लगा है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस अब अकलमंदी के वर्ड से है, लेकिन एक अकलमंद अकाउंटेंट कौन होता है जो दो काम करे? नंबर वन, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नंबर वन, एंटिसिपेटेड losses should be recognized immediately. सब एग्जाम्पल हम चलाएंगे, आपसे सिर्फ कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, चीजें नहीं है, एक एक लफ्ज बात ध्यान से सुने। एंटिसिपेटेड लॉसेस, अगर लग रहा है, एंटिसिपेट का मतलब एक्सपेक्टेड है, अगर लग रहा है कि लॉस हो जाएगा तो वेट ना करें कि जब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, क्या करें? इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का एक वर्ड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, जिसका सिंपली मतलब यहाँ रिकॉर्डेड है। इट मीन्स अगर लग रहा है कि लॉस हो जाएगा तो वेट नहीं करना कि जब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। एक प्रूडेंट अकाउंटेंट वो कहलाएगा कि जैसे ही उसे एक्सपेक्टेड है कि लॉस हो जाना है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेगा। एंड नंबर टू, इसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का एक सेकंड पॉइंट ये है कि अगर लग रहा हो कि गेन हो जाएगा anticipated gains expected should not be recognized recorded should not be recognized until actually occur। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट गेन्स और लॉसेस पे है, गेन्स और लॉसेस के लिए है। जी तलहा शहबाज, अब आवाज ठीक है?
अच्छा, प्रूडेंट अकाउंटेंट वो कहलाएगा जो एंटिसिपेटेड का मतलब उसामा क्या होगा उसका? एक्सपेक्टेड losses. Anticipated simply means expected, Hamza, anticipated simply means expected losses. तो अगर लग रहा हो कि एक लॉस एक्सपेक्टेड है, अगर लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सेज कि उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करें, वेट ना करें कि जब लॉस होगा मैं तब रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अगर लग रहा है कि गेन होना है तो उसका वेट करें, जब वो एक्चुअली हो जाएगा तब रिकॉर्ड करें। ठीक है, बारे में अभी एग्जांपल से समझाता हूँ ये सारी बात, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर अपने जहन में सेटिंग कर, फिर बात क्या हो रही है कि अगर लग रहा है कि लॉस हो जाएगा तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करें, और अगर लग रहा है कि गेन हो जाएगा तो अभी उसे रिकॉर्ड ना करें जब तक वो एक्चुअली हो ना जाए। ये जो एक्सपेक्टेड गेन्स और लॉसेस की बात हो रही है, ये एक्सपेक्टेड और लॉसेस और गेन्स की जो बेटा इस वक्त मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये अगर हम थोड़ा सा जरा अप्लाई करें सीए पे तो फुल कंसंट्रेशन से मेरी जरा एग्जांपल सुनेगा। बेटा शाहब, ये क्या बात हो रही है, जरा कंसंट्रेट करें। कैसे, क्यों नहीं पता चल सकता? मैं भी बताता हूँ कैसे पता चल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्री मेच्योर बेटा क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, मेरी बात पहले पूरी होने दें। अगर नहीं पता चलेगा कि लॉस होना या गेन होना तो फिर नहीं करेंगे, और अगर पता चल गया कि लॉस होना है तो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर लग गया पता है कि अब गेन हो जाना है तो उसका वेट करेंगे, अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। तो माय डियर साहब, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। पहले बात समझें, अगर नहीं पता चलेगा तो बेटा कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर पता चल गया तो फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे, इसको जरा पहले एक आई कैप जहन में रख के, अपने एग्जाम्स और पेपर जहन में रख के एक आसान से एग्जाम्पल सुना। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम हॉल में पेपर एक अटेम्प्ट किया और आपको लग रहा है कि पेपर पास हो जाना है, तो क्या आप घर वापस आते हुए रास्ते में से मिठाई लेके आएंगे और घर वालों को भी और अपने फैमिली मेंबर्स में भी, दोस्तों यारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या आप वेट करेंगे कि जब तक पास ना हो जाएं तब तक दुआएं तो ठीक है, लेकिन पास होने के बाद ही हम मिठाई तकसीम करेंगे? क्या अगर लग रहा है कि पेपर पास हो जाएगा तो आप वेट करेंगे, दुआ करेंगे, या मिठाइयां तकसीम कर देंगे? सर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि दुआ करें, इंतजार करें, क्योंकि यहाँ पता कोई नहीं चलता है, और कभी भी अपनी इवन बुक्स भी किसी को डिस्ट्रीब्यूट ना करें। कब तक वेट करें अगर लग रहा है कि पास हो जाएगा? जब तक मैसेज आई कि आपका आना जाए उस वक्त तक हरगिज 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 अपने आप को पास कंसिडर ना करें। लेकिन वह सिचुएशन रिवर्स करें, फर्ज करें अगर लग रहा है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, अगर लग रहा है पेपर अच्छा नहीं हुआ और ये फेल हो जाना है, तो क्या आपको इमीडिएटली पढ़ाई दोबारा शुरू कर देनी चाहिए या रिजल्ट का वेट करना चाहिए? अब इस केस में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि जैसे पेपर खत्म हो गए हैं, फॉरेन पेपर्स दोबारा स्टार्ट कर दें, पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर दें, या आई कैप के रिजल्ट का वेट करें और उस वक्त पढ़ाई स्टार्ट करें जब फेल का मैसेज आ जाए? जी माय डियर, सब लोग बता दें, इमीडिएटली स्टडी या वेट करेंगे? तो आप जो बात कर रहे हैं उस हवाले से अगर सोचा रहे, ठीक है, जजाकल्ला जजाकल्ला। आप जो बात कर रहे हैं, नहीं बेटा फैजान, हरगिज वेट नहीं करना मेरा भाई। अगर लग रहा है कि पेपर फेल हो जाएगा तो वो जो होना था बेटा वो हो गया है। अब मैसेज ना, मैसेज ऑफ फेल का वेट हरगिज ना करें, पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करें। मेरिकल्स जरूर होते हैं, और अगर वो हो जाएंगे तो इंशाल्लाह किताबें दोबारा बंद कर देंगे। लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? ठीक है सर हारिस, लेकिन कम ही चांस है, आई कैप जहन में लाए जरा, बहुत कम चांस है कि आपको लग रहा है आप फेल हो जाएं और आप पास हो जाएं, और ये काफी ज्यादा चांस होता है कि आपको लग रहा है कि आपने पास हो जाना है लेकिन आप अक्सर फेल हो जाते हैं। ये वैसे भी आपको भी वैसे थोड़ा सा आइडिया कम ही हुआ शायद, क्योंकि अभी आपका एएफसी माशाल्लाह सर का पास है, लेकिन एएफसी बेटा पास होने का मतलब अब ये है कि असल में रियल सी अब स्टार्ट हो गया है।
ठीक है माय डियर। तो प्लीज अगर मैं समराइज करूं कि आई कैप से निकलते हुए हमारा राइट एटीट्यूड, हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, वो ये है कि अगर लग रहा है कि पेपर पास हो जाएगा तो हमें इमीडिएटली उसकी खुशियां नहीं मनानी चाहिए, हमें अभी वेट करना चाहिए, दुआएं हाँ जरूर करें आप। और अगर लग रहा है कि पेपर खुदा ना खास्ता फेल हो जाएगा तो शायद पढ़ाई के लिए रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से इन्वेंट्रीज के हवाले से भी ये सेम कॉन्सेप्ट है। अब फुल कंसंट्रेट करें, छोड़ दे सारी बातें, बिल्कुल छोड़ दें अब सारी, वो जो मैंने सारी जो बात की थी जैसे आपको एक छोटा सा आइडिया देने के लिए की थी, अब आए इस सारे कॉन्सेप्ट को जरा अपने इन्वेंट्रीज के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करें। अब बेटा ये जो इन्वेंट्रीज होती हैं, इन्वेंट्रीज का मतलब है स्टॉक, और स्टॉक का मतलब है वो चीजें जो बच गई हैं। अगर लग रहा है कि फ्यूचर में इन चीजों को बेच के हमें लॉस हो जाना है, तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? उन लॉसेस को इमीडिएटली रिकॉर्ड करें। और अगर लग रहा है कि ये चीजें जो बच गई ना फ्यूचर में बेच के गेन होना है, को प्रॉफिट हो जाना है, तो फिलहाल उस प्रॉफिट को, गेन को इमीडिएटली रिकॉर्ड ना करें, वो जब आप बेचेंगे एक्चुअली गेन होगा उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब अगर हमें ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो उसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है ये जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी है, इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। और एनआरवी की वर्किंग में फिर सेलिंग प्राइसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस का मैं जिक्र कर रहा हूं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, मैंने बात समझाई नहीं है फिगर्स के साथ, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट का आइडिया दिया है। अब मैं एक फर्स्ट एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सट्रीम कंसंट्रेट करें, और फिर इंशाल्लाह अगर कोई आपके पॉइंट्स रह जाएंगे तो यकीनन मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा। लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल नंबर 1, हमारा ईयर एंड आ गया, जून 20 पे। ऑब्वियसली ये अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ होगा। बेटा आतिफ ना कर यार ऐसे, बेटा सबको बताता हूँ क्या हो गया, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। अब मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने लगा हूँ माय डियर आतिफ, इस तरह ना करें। मैंने अभी आप ये नहीं कहा कि मैंने सब कुछ कॉन्सेप्चुअली बता दिया, मैंने जो लिखा है मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपके सामने, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा वो भी मैं भी एग्जाम्पल बताता हूँ। तो आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ चलें, कोई इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं रह जाएगी जो अनएक्सप्लेन हो, सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी माय डियर, फॉर एग्जांपल हमारा ईयर एंडेड है, हमारा ईयर एंड हुआ है 30 जून 2020 पे। ऑब्वियसली ये अकाउंटिंग ईयर पे स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2019 पे। अब इस तरह की बातें जब मैं करूं तो मुझे ये एक्सपेक्टेड आप लोगों से कि आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1 जुलाई 19, और मैंने इस वक्त आपके सामने ईयर एंड लिखा है। लेट्स अज्यूम इस दिन क्लोजिंग स्टॉक के 10,000 यूनिट्स पड़े हैं। ठीक है। प्रोसीजर ये होता है कि हर अकाउंटिंग ईयर एंड पे सबसे पहले गिना जाता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टॉक पड़ी है। तो लेट्स अज्यूम हमने गिने तो 10,000 यूनिट्स पड़े हैं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, आइदर बाय यूजिंग FIFO और बाय यूजिंग वेटेड एवरेज। तो हमने कोई भी मेथड अडॉप्ट किया, अब मैं उसकी इस डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि थोड़ा सा आइडिया है, बाकी हम फिर क्वेश्चन ऑफ अदर भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट करें, हमने कॉस्ट बाय यूजिंग आइदर FIFO और वेटेड एवरेज which the method was required in the question जब कैलकुलेट की तो 2 लाख रुपया हमारी कॉस्ट आ गई। यहाँ तक क्लियर है सर? यहाँ तक जो मैंने बातें की हैं समझ आ रही है? माय डियर ये 3 लाइनें जो मैंने लिखी हैं सब बातें मेरी क्लियर हैं? आगे बढ़े। देन बेटा अब अगर हमें मेजरमेंट करनी है तो सिर्फ हमें कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी, इसके साथ ही साथ फिर हमें दूसरी चीजें कैलकुलेट करनी है, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमने अब देखना यह है कि इन 10,000 यूनिट्स को अगर फ्यूचर में बेचा जाए, इनकी कॉस्ट 2 लाख है, लेकिन अब चेक ये करना है कि इन 10,000 यूनिट्स को जो बच गए हैं
अगर फ्यूचर में बेचा जाए तो ये यूनिट कितने के बिक जाएंगे, और नंबर 2, इनको बेचने पे कितनी कॉस्ट, इतने सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे इंकर होंगे। तो लेट्स वंस अगेन डिसाइड व्हाट इज द फॉर्मूला जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। दोबारा वर्ड्स लिखें ताकि जरा याद हो जाए। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब बेटा यहां वर्ड एक एस्टिमेट क्यों है? क्या इन यूनिट्स को हमने इस दिन तक बेच दिया? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? उन यूनिट्स को कहते हैं जो बच जाएं। जो यूनिट्स बच जाएं उन्हें क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्या ये यूनिट्स अभी फ्यूचर में बिकने हैं? यस। फ्यूचर का मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बिकने हैं। तो कितने के बिकने हैं एग्जैक्टली तो तभी पता चलेगा जब हम बेचेंगे। लेकिन फिलहाल क्या करना है, इसी इवेंट पे खड़े होके कॉस्ट के साथ साथ हमें यूनिट्स की एनआरवी मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है ताकि कंपैरिजन कर सकें। मींस कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग हम 30 जून 2020 पे खड़े हैं और ये अब एस्टिमेट करने लगे हैं कि ये 10,000 यूनिट्स फ्यूचर में मींस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जब कभी बिकेंगे कितने के बिक जाएंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब डेफिनेटली क्वेश्चन में डाटा दिया होगा, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो यूनिट्स फिलहाल पड़े हुए हैं इन्हें जब कभी फ्यूचर में बेचेंगे तो एक यूनिट 22 रुपीज पे इंशाल्लाह बिक जाएगा। व्हाट इज 10,000 यूनिट्स इन हैंड? व्हाट इज 22 एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देयरफॉर इस डाटा की बेस पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह इनको बेच के फ्यूचर में 2,20,000 रुपीज कमाए जा सकते हैं। सबको मेरी बात यहां तक समझ आई है? जी बेटा आतिफ अब्बास आप बताइएगा कि बात फॉलो कर रहे हैं? मौज बेटा वर्ड गलत यूज करो, कंसंट्रेट करो यार। कॉस्ट ऑफ सेल तो उसको कहेंगे जो यूनिट्स बेच दी उनकी कॉस्ट, ये तो यूनिट्स अभी इन हैंड पड़े। जी डियर यहाँ तक मैं सबका रिस्पॉन्स चाहूंगा। जी बेटा वासिफ ये कभी हमने खुद एस्टिमेट नहीं करना होगा, एग्जामिनर हमें एस्टिमेट बताएगा। जी माय डियर इस तरह ना कर फिजान, 22 इज रेट पर यूनिट हमें डाटा एग्जामिनर बताएगा, अकॉर्डिंगली फिर जैसे एग्जामिनर कहेगा वैसे वर्किंग करेंगे। जी माय डियर बिलाल जिस तरह 10,000 यूनिट्स अज्यूम्ड है इस तरह 22 भी अज्यूम है। साकिब ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है यार, 22 वही है जो मैंने कहा है पर यूनिट सेलिंग प्राइस। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पढ़ती, जरा कंसंट्रेट करें यार। सब कुछ अज्यूम्ड है माय डियर, डेट भी अज्यूम्ड है, यूनिट्स भी अज्यूम्ड है, कॉस्ट भी अज्यूम्ड है। एक वर्किंग आपके सामने कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यार। जी डियर बिलाल एंड साकिब फाइनल है? जी साकिब हसन। जी सर। लेकिन बट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से फिर एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस मींस टू से जब कभी अब यूनिट्स बेचेंगे फ्यूचर में साथ ही ये भी फिर एस्टिमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा अवेलेबल इन द क्वेश्चन कि व्हाट आर द एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस नेसेसरी टू सेल। मींस इन यूनिट्स को बेचने पे कितनी कैरेज कॉस्ट आएगी, इन यूनिट्स को बेचने पे कोई कमीशन तो नहीं देना, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा तो नहीं आनी। फॉर एग्जांपल वंस अगेन लेट्स अज्यूम कि क्वेश्चन में बताया गया है कि 10,000 rupees are estimated selling expenses. Once again, of course, I am assuming it for the sake of this discussion. So what is 220,000? Estimated selling price. जब बेचेंगे तो पैसे इंशाल्लाह अर्न होंगे, लेकिन पैसों को अर्न करने के लिए सपोज हमें 10,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। इट मींस में 2,10,000 रुपीज जो फ्यूचर में बेच के बचेंगे वो ऐसे एनआरवी कहलाएंगे। एक सेकंड फाइनल एक छोटा सा डिसीजन ले लें, फिर मैं अब यहाँ रुकना है मैंने और आपके क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ। 2 लाख रुपीज कॉस्ट है और इस डेटा बेस पे 2,10,000 रुपीज एनआरवी है। यहां तक मुझे ये बताएं, बिजनेस अपना समझें, आपका अपना बिजनेस है, इन यूनिट्स की कॉस्ट 2 लाख रुपया है और इन यूनिट्स को अगर बेचा जाए तो इंशाल्लाह फ्यूचर में नेट करके 2,10,000 बचा लिया जाएगा।
बताइए आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अपना बिजनेस समझ के एक अकाउंटेंट बन के सही डिसीजन लें। आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? आपको माय डियर अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं कि वी आर एक्सपेक्टिंग gain of a profit of या gain of 10? Are you expecting the actual है? Is it an anticipated gain? Is it anticipated gain of 10,000? ये expected है? नहीं, क्या इस अच्छा लगने को मैं कह सकता हूँ कि आपको अच्छा इसलिए लग रहा है? ये समझ आवाज ठीक कट रही? ये डियर आवाज ठीक है? ये समझ वेबकैम कर। अच्छा बेटा, ये नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, इस वजह से मैं कैमरा मैंने जरा ऑफ कर रहा हूँ ताकि शायद सिर्फ आवाज जो वो रिले प्रॉपर हो जाए। आप काइंडली जरा बताइएगा आवाज ठीक है? जी माय डियर, जरा आवाज का बता दीजिएगा आवाज ठीक है? काइंडली प्लीज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, दोबारा बता दें। जी डियर, सब लोग काइंडली बता दें। ठीक है। जी डियर, बात क्या हो रही थी? काइंडली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट। 2 लाख रुपीस कॉस्ट है और 2,10,000 रुपीज की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब कभी ये यूनिट्स फ्यूचर में बिकेंगे बेस्ड ऑन दिस डाटा, तो हम 10,000 रुपीज का गेन अर्न कर लेंगे। ठीक है? एंटिसिपेटेड सिंपली मींस, अगर किसी को एंटिसिपेटेड में इशू है तो एंटिसिपेटेड सिंपली मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड, द एक्सपेक्टेड गेन। एंटिसिपेटेड गेन मीन एक्सपेक्टेड गेन, और एक्सपेक्टेड लॉस को एंटिसिपेटेड लॉस कह रहा हूं। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है? यहां तक अब सारी बातें फाइनली क्लियर है? कोई इशू तो नहीं रह गया? ये समझ रहे, एक सेकंड बताएंगे। ये बच्चों का, मुझे रिप्लाई भी बड़ा लेट आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इधर भी इशू है। जरा बुलाइएगा खुरम साहब को, बुला ले। जी माय डियर स्टूडेंट्स, जरा मुझे फाइनली बता दीजिएगा तो बात क्लियर होगी। जी मैं वो कोशिश करता हूँ, लेकिन ठीक है बेटा। शराज कांडी इस तरह तो ना करिए। 10,000 यूनिट्स थे, क्या मैं यूनिट्स को गेन कह रहा हूँ यार? वजाहत यार, कम ऑन यार। 210 प्रॉफिट है, 2,10,000 प्रॉफिट है या 10,000 प्रॉफिट है यार? शिराज साहब, मैं 2 लाख और 2,10,000 के डिफरेंस को 10,000 गेन कह रहा हूँ यार। शिराज और वजाहत, दिस इज नॉट द वे यार, यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग प्लीज। क्या इसका मतलब ये है कि जहां 10,000 लिखा होगा वो गेन है? और वजाहत साहब अपना बिजनेस समझ के क्या आप ये कहेंगे कि 2,10,000 प्रॉफिट हुआ है? सर जी अब इस तरह मासूम तो नहीं बनना यार। मिस्टर शिराज और मिस्टर वजाहत, प्लीज फाइनल करें इसे। माइडियर, मासूमियत की भी कोई हद होती है। यूनिट्स को देख के गेन क्या दिया आपने, और 2,10,000 प्रॉफिट आप मुझे आप कह सकते हैं? जी मिस्टर वजाहत एंड शिराज, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। 10,000 कैसे कैलकुलेट किया मैंने? डिफरेंस बिटवीन 2 लाख कॉस्ट एंड 2,10,000 एनआरवी। आपको रिस्पॉन्स आ रहा है? ये मेरा मेरा ये भी हैंग हो गया, मुझे लगा।
ये सर जी जरा काइंडली चैट बॉक्स हैंग हो गया बेटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बस 1 मिनट जरा वेट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह अभी सेट करके दोबारा बात। ये हारिस इसकी बात नहीं हो रही, प्लीज 1 मिनट करते हैं बात। इसका भी लाइट जरा के देख लें। ठीक है इसका, नहीं नहीं मतलब ये नेट इसका ठीक है, थोड़ा सा स्लो हुआ ना। ठीक है, हमारा खोल दें सर, बस ठीक है फिर। नहीं नहीं ना, तो इसका बड़ा फाइनली फिर मीनिंग ये हुआ यहाँ तक एग्जाम्पल का कि अगर कॉस्ट कम है और एनआरवी ज्यादा है, मींस हमने खरीदा कम पैसों पे था और वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेट पैसे बेच के ज्यादा मिल जाएंगे, तो डिफरेंस कैन बी कॉल्ड एज, डिफरेंस कैलकुलेट करके हम एक्सपेक्टेड गेन तक पहुंच सकते हैं। जी माय डियर, अगर फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स अगर इसे रिवर्स सोचो, मैं मैं अलग डिस्कस करूंगा, अभी एक अलग से इंशाल्लाह एग्जांपल 2 मैं डिस्कस करता हूं। ऑफ कोर्स अगर फॉर एग्जांपल ये आंसर 210 की बजाय 2 लाख से कम आ जाए, 190 आ जाता, डेफिनेटली फिगर्स पे चेंज हो जाएंगे सारी। तो अगर कॉस्ट से कम आ जाता तो बस ये बता दें, अगर एनआरवी कॉस्ट से कम है तो फिर गेन होगा या लॉस होगा, काइंडली बता दें, यहाँ तक अपनी अंडरस्टैंडिंग फाइनल करना था। अगर एनआरवी कम है तो फिर लॉस होगा, जी ठीक है, और अगर एनआरवी ज्यादा है तो गेन होगा, जी ठीक है, बस थैंक यू यहाँ तक ठीक है। फाइनल अब ये है मेरी इस बात से, फाइनली फिर ये है कि इस वर्किंग का ऑब्जेक्टिव ये है, हर साल के एंड पे हर साल के एंड पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट करेंगे, नंबर 2 फिर उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, नंबर 3 फिर उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, और कॉस्ट और एनआरवी के कंपैरिजन से फिर हमें पता चल जाएगा कि हम फ्यूचर में गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब बेटा हो जाएगा तब जरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करें जहन में। अब क्योंकि हम गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दिस कॉन्सेप्ट सेज कि गेन को इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करना है, अब कब तक का वेट करना है, जब तक एक्चुअली हम इन यूनिट्स को बेच नहीं देते, फिर जो गेन होगा उसको इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। इट मींस अगर गेन एक्सपेक्टेड है तो उसे फिलहाल इग्नोर करेंगे, ठीक है माय डियर। अब इसको इग्नोर करने का मतलब क्या है, ठीक है, अब आपने यहां से ऑनवर्ड्स मेरे साथ रहे इनकम स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल के एंड में मैंने भी आपसे डिस्कशन की है, तो एक इनकम स्टेटमेंट जरा बना शुरू करें। 30 जून 2020, बेटा अगर होता तो मैं जरूर डिस्कस करता साथ। तो एक हेडिंग बनाया था मेरे साथ, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। जी हेडिंग लिख ली सबने? आमिर हुसैन साहब, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस वही है बेटा जो होते हैं, कैरेज आउटवर्ड्स है, कमीशन है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं।
जी डियर, अब आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ी देर, 1 मिनट रुक के पहले मेरी बात सुन लें तो प्लीज। देखिए, इनकम स्टेटमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट अब क्या होता है, ये सारी फिगर्स मैंने कुछ अज्यूम करनी है ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा सकूं आपको। और प्लीज यू नीड कंसंट्रेशन। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आएगी सेल। फॉर एग्जाम्पल 30 लाख। अब देखिए, सेल्स का मतलब क्या है कि जो चीजें बिकी उनकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो चीजें जो बिकी हैं उनकी ये सेलिंग प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस। अब बेटा, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन की है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30 जून 2020 की बात की है, विच ऑफ कोर्स मींस ये 10,000 यूनिट्स अभी पड़े हैं, इनकी अभी बात नहीं हो रही। सेल्स मींस जो इस साल यूनिट्स बिके हैं ये उनकी सेल प्राइस है, और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स अभी पड़े हैं, ये फ्यूचर में बिकेंगे। तो सेल मींस इस पीरियड की सेल। सपोज वो 30 लाख रुपीज है जो इस साल यूनिट्स बिके, फिर उसमें से लेस करना होता है हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर मैं वर्किंग करना चाहूं तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है ओपनिंग स्टॉक। मेरे इस ईयर एंड की बेस पे ओपनिंग स्टॉक का मतलब मैं 1 जुलाई 19 की बात कर रहा हूं। तो सपोज 1 जुलाई 19 वाले दिन 1,50,000 रुपीज का स्टॉक पड़ा था। ये थोड़ी देर पहले जो मैंने आपके सामने वर्किंग्स की हैं ये क्लोजिंग स्टॉक के एंगल से की हैं, और फिलहाल ओपनिंग स्टॉक मींस इस साल के शुरू में था। सपोज 1,50,000 था, मैं कुछ फिगर्स अज्यूम कर रहा हूं आपको बात समझाने के लिए। देन बेटा उसके बाद परचेजेस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पीरियड की परचेजेस थी 18 लाख। परचेजेस का मतलब जो इस पीरियड में चीजें खरीदी गई हैं ये उनकी कॉस्ट है। फिर ऑफ कोर्स इसमें अगर कोई परचेज रिटर्न्स होंगी वो हमने लेस करनी होंगी। अगर फॉर एग्जांपल वो कैरेज इनवर्ड्स था तो वो भी ऐड होना था, लेकिन सपोज कैरेज इनवर्ड्स वाली बात नहीं है। अब आए जिस चीज को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, क्लोजिंग स्टॉक। आपसे ये रिक्वेस्ट है एज अ फर्स्ट स्टेप कि आपने मुझे ये बताना है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल जो थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा है, कि इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। फिर मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि वो लोअर क्यों लिखना है। लेकिन अगर आप लोअर वाला प्रिंसिपल ध्यान रखें तो दिस 2 लाख इज कॉस्ट एंड 2,10,000 इज एनआरबी। तो मुझे सिर्फ ये बता सकते हैं कि लोअर, फिर आप 2 लाख इसके सामने लिखूं क्लोजिंग स्टॉक के सामने, या 2,10,000 लिखूं। ये बिल्कुल सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं। लोअर लिखूंगा तो 2 लाख लिखूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हुसैन ने बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। लोअर क्या बनता है, कॉस्ट बनती है। लेकिन मेरा मेरे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना है इसलिए मुझे देखिए, मैं गौर से देखे स्क्रीन पे अपनी मैं क्या कर रहा हूं। मुझे यकीनन कितना लिखना है, 2 लाख, लेकिन मैंने सपोज लिखा 2,10,000, विच मीन्स फर्ज करें अगर मैं लोअर की जगह, आप नहीं लिख रहे, आप कुछ नहीं लिख रहे, आप सिर्फ समझ रहे हैं, अगर मैं लोअर की जगह हायर फिगर लिखूंगा तो क्या आपको याद है कि अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखूंगा, ज्यादा लिखूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी 10,000 से बढ़ जाएगा। अगर मैंने 2 लाख की जगह 2,10,000 लिखा तो क्या आपको पता है कि मेरा प्रॉफिट भी 10,000 से बढ़ जाएगा। क्या आपको याद है कि क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्रॉफिट। अगर मैं ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होके मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सबको प्लीज बात याद आ गई मेरे याद करवाने से। अब मेरी बात बड़ा कंप्लीट हो लेने दीजिएगा प्लीज। मैंने अगर 2,10,000 लिखा है तो 1 मिनट मेरे इस 210 की बेस में मुझे फिगर्स बता दें, फिर मैं जब सही करके आपके सामने फिगर्स लिखूंगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो माय डियर, 150,000 कैलकुलेटर यूज करें। 150,000 प्लस 18 लाख माइनस, फॉर एग्जांपल अगर मैं 210 लिखूं तो इससे गलती क्या हो जाएगी ये समझना आपने। यहाँ आंसर आपके पास आएगा 1,740,000। ये फिर मेरे इस डाटा के बेस पर भी कॉस्ट ऑफ सेल है। ठीक है, यहां तक मुझे 1 मिनट अगर ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग करवा दें, क्या मैं इस वक्त सही वर्किंग कर रहा हूं, हरगिज नहीं।
हायर फिगर उठा रहा हूं, मुझे लोअर लेनी है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि लोअर फिगर क्यों लेनी है। तो अब अगर मेरा डिफरेंस ले गए 17,40,000 का विद 30 लाख, तो आपके पास 1260,000 की फिगर आएगी। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा कंसंट्रेशन का लेवल और बढ़ा लें, सुनने पे फोकस करें। क्या मैंने ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक लिखा? यस। मुझे लिखना कितना था? 2 लाख। लोअर लिखना चाहिए था मुझे। अच्छा, लोअर लिखने से होगा क्या? फुल कंसंट्रेट करें, दोबारा वर्किंग करें, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल अब आएगी 1750। मैं काट के इसलिए लिखना चाह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर 1750 कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस करेंगे आप, तो आपका आंसर 1250,000 आएगा। अब मेरा यहां से फाइनली कॉन्सेप्ट सुने मेरी तरफ से। क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप एनआरवी पे लिखेंगे, हालांकि वो हायर है, क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप हायर पे लिख लेंगे, जो इस केस में एनआरवी है, तो क्या वो 10,000 का एंटीसिपेटेड प्रॉफिट जो फ्यूचर में रिकॉर्ड होना था, इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा? अगर मैं 210 लिख दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ जाएगा। और ये किस 10,000 से बढ़ जाएगा? उस प्रॉफिट से जो फ्यूचर में रिकॉर्ड होना चाहिए था। ठीक है, तो एनआरवी पे क्यों नहीं लिखना, कॉस्ट पे क्यों लिखना है? ताकि जो एक्सपेक्टेड गेन है, जो एंटिसिपेटेड गेन है, वो इमीडिएटली रिकॉर्ड ना हो, वो तब रिकॉर्ड हो जब एक्चुअली होगा। तो वाई इन दिस केस कि अगर कॉस्ट कम है और एनआरवी ज्यादा है, तो हमें लोअर पे क्यों लिखना है? ताकि इमीडिएटली वो गेन रिकॉर्ड ना हो जाए जो फ्यूचर में रिकॉर्ड होना है। और अगर हम एनआरवी पे लिख लेंगे, तो हुसैन ने बिल्कुल सही कहा है, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाएगी। ये जो मैंने अभी सेंटेंसेस बोले हैं, ये मैं अभी दोबारा रिपीट करूंगा, मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन अब आपसे रिक्वेस्ट है कि यहां तक जरा नोट कर लें। और बेस्ट यही रहेगा कि आप भी इसी तरह फिगर्स अगर क्रॉस करके सही कर लें, तो मुझे जरा समझाते हुए भी और आपको बात समझते हुए भी और लिखते हुए भी जरा आसानी हो जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, जरा 2 मिनट अभी क्वेश्चंस के पे जाने के बजाय जरा पहले मुझे फर्दर जरा बात कंप्लीट कर लेने दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं रुक जाऊंगा और आपके सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह एड्रेस करूंगा। तो यहाँ तक जरा लिख के मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। बड़ा वजह यही इशू बेटा ऐसा है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली आप बात समझ नहीं पाएंगे। जहां तक बात हो रही है माय डियर, पहले वहां तक हजम कर ले, और जब वो बात शुरू होगी तो उसकी तरफ आ जाएंगे। अब आपने अपना जो रूल बना लिया है, इंशाल्लाह जो अभी पढ़ा है उसी को फॉलो करेंगे। मजाक ना किया, तेरी की मेहरबानी। आपसे रिक्वेस्ट है साथ साथ चलें, आप लोगों के लिए चीजें नई हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है, कुछ पुरानी अकाउंटिंग समझ लें, नई अकाउंटिंग इंशाल्लाह आप जो डेवलप करना चाहेंगे वो कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल पुरानी पहले समझ लें। जहां जहां गलतियां हैं वो नोट करते जाएं। जैसे ही आपने सीए करना है, आप इंशाल्लाह मुझे बता देंगे गलतियां क्या क्या हैं, और मैंने इंशाल्लाह वो आपके साथ मिलकर सही कर देनी है। आपने बताना है, सही मैंने कर देनी है। लेकिन फिलहाल जरा सुन लें कि पहले अकाउंटिंग है क्या, उसमें जहां जहां गलतियां हैं वो पहले सही तरह अंडरस्टैंड तो कर लें यार। तो सामान अभी बात करते हैं ना यार, क्या हो गया माय डियर, ये क्या हो रहा है? किसने आपको कहा ये बात खत्म हो गई है? बात सिर्फ ये है कि एक छोटी सी एग्जांपल अभी बात हुई है, एग्जांपल की हद तक। क्योंकि मॉल्स अगर हम 210 नहीं लिखेंगे, सीधा 2 लाख लिख लेंगे, तो हमें शायद वो कॉन्सेप्ट समझ ना आए कि ये लोअर लिखना क्यों है। लोअर इसलिए लिखना है ताकि गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड ना हो मिस्टर मॉज, प्लीज। बाकी आपकी बड़ा चॉइस है, अगर आप स्ट्रेट में 2 लाख लिखना चाहे मुझे कोई इतराज नहीं है। इस केस में जब कॉस्ट कम है और एनआरवी ज्यादा है, तो हमें अपना स्टॉक कॉस्ट पे इसलिए लिखना है ताकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाए और जो गेन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड ना हो।
जी बिल्कुल ठीक है आतिफ, आप सही कह रहे हैं। जी माय डियर मॉस। और बेटा इससे काशिफ क्या हो गया इधर, एक मिनट ठहर तो जा यार। काशिफ साहब, काशिफ खान साहब, क्या हो गया? थोड़ा प्लीज बेटा वेट, मैं फिगर्स के साथ बताता हूँ। जी माय डियर मॉस, इसलिए मैंने लिखा बेटा प्लीज। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि इस वक्त वैसे खाने का भी टाइम है, तो मुझे आपके कुछ क्वेश्चन से ये महसूस हो रहा है कि खाना और क्लास एट अ टाइम चल रही है, एट अ टाइम दोनों काम चल रहे हैं। तो ये खुदा ना खास्ता, ये अगर मेरी बात ठीक है तो ये फिर बहुत शदीद ज्यादती है। खाना इंशाल्लाह आपका जरूर बचा हुआ पड़ा होगा। हमारी माएँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हमारी हमारे लिए केयरिंग है। आप खाने का हर खाने की हरगिज आपने टेंशन नहीं लेनी। या तो आप खाना पहले खाएं और या फिर खाना क्लास के बाद, और क्लास के दौरान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है मॉस जी। तो सिर्फ चाय ना पिया करो यार, बड़े हो गए नौजवान बंदे हैं आप लोग, चाय की क्या टेंशन पड़ेगी इस वक्त। आप मेरी आवाजें सुना करें, माइक ऑन ऊंचा रख के जरा, तो इंशाल्लाह आपको हरगिज नींद नहीं आएगी। कोई मसला नहीं शाह खान साहब। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केपी की में तो ज्यादा आसानी कोई इशू नहीं है, वो तो खाना खुद भी बना लेंगे वहां। जी माय डियर, जो यहाँ तक बातें हुई आप मजाक खत्म करते हैं, बस मजाक इतना ही हो सकता था। तो मजाक खत्म करें माय डियर, जो कॉन्सेप्ट इस वक्त डिस्कस हुआ है उसको जरा एक सेंटेंस में लिख के खत्म करें। और स्टिल आई रिक्वेस्ट के, ये बेटा आतिफ आपको मैसेज रोज आता है बेटा, अगर कोई क्वेश्चंस हैं बीआरएस में तो आपसे रिक्वेस्ट हुई हुई है, आपको एक्स्ट्रा आज भी आएगा, तो वो जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपस में रिजॉल्व करने की कोशिश कर लें। जो इश्यूज रह जाएंगे वो स्टिल मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। ठीक है आतिफ। शहाब बस करिए यार। जी माय डियर, एक सेंटेंस लिखे काइंडली। इन दिस केस, जस्ट अ मिनट, एक सेंटेंस लिखे इसके नीचे। स्टॉक इज मैयड, इस कॉन्सेप्ट से हमने समझा क्या है? स्टॉक इज मैयड एट कॉस्ट। अब स्टॉक और इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं प्लीज। व्हेन इट इज लोअर देन एनआरवी, कंसंट्रेशन से लिखना है, पढ़ना है। बिकॉज stock is measured at cost when it is lower than NRV, because anticipated gain should not be anticipated gain should not be recorded immediately. मुझे प्लीज आपने रिस्पॉन्ड करना है ये सेंटेंस लिख के कि अब बात 100% क्लियर है। पहले लिख लें, पहले लिख लें। लेस देन 100% से गुजारा नहीं बेटा, 100% क्लियर होना चाहिए। कोई इशू अब रह गया प्लीज? जी मिस्टर आमिर हुसैन। जी बेटा आमिर, आतिफ, कोई इशू अब रह तो नहीं गया? आमिर हुसैन।
GDL एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एक अदरवाइज सिनेरियो सुन के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर एग्जाम्पल 2 करने के बाद क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा जरा फास्ट ट्रैक पे करें, और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने कंक्लूड करवाना। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स अज्यूम ईयर एंडेड इज 30th जून 2017। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपस में इंटरलिंक नहीं है। जो फर्स्ट एग्जांपल अब अपनी जगह बात खत्म हो गई है, अब एक अनदर एग्जांपल। वंस अगेन ईयर एंड में बेटा हमेशा नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स काउंट होंगे। लेट्स अज्यूम 5000 यूनिट्स। सेकंड काम, फिर इनकी कॉस्ट कैलकुलेट होगी। कैसे? आइदर बाय यूजिंग FIFO और वेटेड एवरेज। फर्स्ट करें वो कॉस्ट 1,50,000 कॉस्ट ऑफ स्टॉक, लेकिन 1,50,000 पे एक स्टॉक रिकॉर्ड होना है या नहीं, इसका फैसला करना है आपने पहले एनआरबी की वर्किंग करके। एनआरबी का फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल। लेकिन अब मैं उस बहस में नहीं जा रहा, डिटेल वर्किंग की बजाय एक फिगर अज्यूम कर रहा हूं। फर्स्ट करें वो लेस करने के बाद नेट आंसर आया 1,45,000। किस में से क्या लेस करके क्या आंसर आया? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करके फर्स्ट करें 1,45,000 एनआरवी आ गई। 5,000 यूनिट्स की पहले कॉस्ट कैलकुलेट हुई और फिर इन्हीं 5,000 यूनिट्स की एस्टिमेटेड बेसिस पे हमारे पास एनआरवी की फिगर आ गई। वंस अगेन बिजनेस अपना ही समझें, बताएं ये 1,50,000 और 1,45,000 रुपीज में 5,000 रुपीज का डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको लॉस लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? जी माय डियर विराट, ये बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है और हमें ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में बेच के 1,45,000 नेट मिलेंगे। तो देयरफॉर ये 5,000 इज एन एस्टिमेटेड एंटिसिपेटेड लॉस। यहां तक डाटा कंप्लीट है। और अगर ये लॉस है तो अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अब इसे इमीडिएटली रिकॉर्ड होना चाहिए। ये ठीक है, राशि सही कह रहा है जी, वो ठीक है। ये हमें एक्सपेक्टेड तो है, ये फ्यूचर में होना है, ये इमीडिएटली नहीं होना। ये सॉरी, फ्यूचर में होना है, अभी हुआ नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड मींस रिकॉर्डेड इमीडिएटली। यहां तक नोट करके मुझे बताना जरा। सब लोग अपना अपना रिस्पॉन्ड किया करें। ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि किस किस ने रिस्पॉन्स दिया है। आप सिंपली इससे ही समझें कि आप अकेले क्लास पढ़ रहे हैं एंड विच इज अ रियलिटी। ऑब्वियसली आपको तो नहीं पता कौन कौन क्लास ले रहा है, वो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये साहब नहीं है, वो साहब नहीं है, लेकिन आपके लिए एक इंडिविजुअल क्लास है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रहा है कुछ काम। अब बेटा बिल्कुल उसी तरह से जैसा मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, एक इनकम स्टेटमेंट जरा बनाएं इस साल के एंड की। जिस साल के एंड पे मैंने ये बात की है उसी साल के एंड पे जरा फाइनल करा है। अच्छा बेटा ये जो कमिंग वीक अब जो स्टार्ट हुआ, जो आज मंडे से, अगर नेक्स्ट 3-4 वीक्स आपने बगैर कोई छुट्टी करके किए, बगैर कोई छुट्टी किए रोज का रोज पढ़ लिया, तो इंशाल्लाह काउंटिंग के सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स फाइनल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इन दिनों में छुट्टी की या साथ साथ ना पढ़ा, ऑब्वियसली फिर उसके बाद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप डेली बेसिस पे पहले ऑनलाइन क्लास लेंगे, फिजिकली इन्वॉल्व रहेंगे, ऑनलाइन इन्वॉल्व रहेंगे मेरे साथ, फिर अगर जरूरत पड़े जरूर रिकॉर्डिंग देखें। बाकी कुछ मैं टेस्ट वगैरह के एंगल से भी मेरे ख्याल चले अभी बात कर लेता हूँ, बात मैंने शुरू की है। एक बेटा दोबारा आपका बीआरएस का जरा टेस्ट रखना चाह रहा हूँ परसों वेडनेसडे वाले दिन। ठीक है, तो बीआरएस जरा दोबारा रिवाइज रखें, अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करें मैक्सिमम आजकल में।
और उसके लिए मैंने एक आपको मैसेज भी करवाया है। तो जरा काइंडली अपने छोटे छोटे इश्यूज हैं काइंडली खुद से जरा अगर वो सामा से डिस्कस करके मैक्सिमम खत्म कर लें, फिर मैं उससे पूछूंगा अगर स्टिल मसले रह गए किसी क्वेश्चन में तो फिर आपके साथ इंडिविजुअल पे डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, अब आप लोगों को ना जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ना है अकाउंटिंग को। ये शायद सिर्फ एक ये जो क्लास है, ये हमारे वसीम साहब कह रहे हैं, मैं ग्रुप में नहीं, ये जो एक मेरी क्लास जो है डेढ़ घंटे की, ये सफिशिएंट नहीं है अभी आप लोगों के लिए। हमें मजबूरन कोई एक्स्ट्रा टाइम भी एक आध घंटा और रखना है ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इन अ सेंस, बाकी चीजों के कॉन्सेप्ट तो मैं खुद ही आपके सारे फाइनल करूंगा, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए आपको जरूर एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए कोशिश की है कि तकरीबन को 11 से लेकर 12 बजे तक का टाइम, लेकिन हो सकता है अभी कोई और क्लास हो तो एक दो दिन बाद तो ये कोशिश करूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा क्लास है इसकी भी फिर रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाया करे। ठीक है, ठीक है माय डियर। ये मौज अब इस तरह के जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो ये बड़ा ज्यादती है यार। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट मैंने की थी, क्वेश्चन नंबर 17। ये इब्राहिम वो कोई इशू नहीं है, आपको आप ना FR1 की क्लास में आते हैं। आज मैंने इब्राहिम आपको बहुत आवाजें दी हैं, आपको बहुत आवाजें मैंने दी हैं, लेकिन आप FR1 में भी नहीं थे और अब इसने वक्त आपने कहना शुरू कर दिया मेरी FR1 की क्लास होती है। तो इब्राहिम वो कौन सा आपने क्लास लेनी। ठीक है बेटा, अगर 11 से 12 को लॉ की क्लास होती है तो सामा हम 10 से 11 फिर करें, अगर बच्चों का मेजोरिटी का इशू है। नहीं वो कुछ बीच में कह रहा है। चलो अभी फिर आप इस तरह करो, जरा फाइनल कर लो, तो अगर पॉसिबल है, अगर ज्यादा का इशू है तो फिर वो 10 से 11 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, वो फिर देख लेते हैं जिन जिन लोगों का इशू है जहां तक रिजॉल्व हो सकेगा तो आपसे आज पूछ लेंगे, तो उसमें फिर कल से या परसों से इंशाल्लाह क्लास भी रखनी है। इसे थोड़े सर वो तो 3 घंटे क्लास होनी है सर, मेरे साहब वो तो होनी है, संडे को तो क्लास होनी है। तो वो छोड़ें आप इस बात को छोड़ें, ये क्वेश्चन कंप्लीट छोड़ दें। ठीक है, वो फाइनली देख लेंगे किसके लिए मैक्सिमम आसानी है, इंशाल्लाह कर ले, तो उसकी टेंशन आप लें। सर छोड़ दे, बीआरएस का टेस्ट बेटा मैंने वेडनेसडे होता है, मैंने दोबारा बता दूंगा। छोड़ दे इस वक्त, दोबारा फोकस करें इधर। 2017 के एंगल से मैंने डाटा फाइनल करवाएंगे। वंस अगेन को फिगर रिज्यूम कर रहा हूं, इस साल जो यूनिट्स बिके, सपोज सेल प्राइस 17 लाख रुपीस थी। पिछली एग्जांपल से इसका कोई लिंक नहीं है, एक नई एग्जांपल है। लेस स्पीड अप कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस सबसे पहले आप ढूंढेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मींस डेट देखिएगा 1 जुलाई 2016, तो फर्स्ट करें उस दिन स्टॉक 80,000 रुपीज का था, प्लस परचेजेस सपोज ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख रुपीस की परचेज नहीं थी। अब अगर कोई आगे पीछे रह गया तो रुक जाएं और सिर्फ फोकस करें देखने पे, समझने पे। दो फिगर्स हमारे पास हैं, कॉस्ट और एनआरवी। बताएं लोअर मींस बताएं 150,000 लिखूं आगे या 1,45,000 लिखूं। आवाज समझ ठीक है जी, लोअर मुझे लेना चाहिए, लेकिन वन सेकंड बेटा समझाने के लिए ठीक है जज़ाकल्लाह। ठीक है, इसका भी रिस्पॉन्स आने चाहिए। माय डियर मुकीत गलत है यार, 150 कैसे, व्हाट इज लोअर 145, तो मुझे 145 लिखना है। अब रुक जाए। अब अगर इस केस में मैं हायर अमाउंट लिख लूं 150, तो क्या आपको पता है वंस अगेन क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने से मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने से मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या अब ये जो 5,000 का लॉस है इसे बेटा इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है? तो क्या आपको पता है, फुल कंसंट्रेट कि जैसे ही मैं 150 की बजाय 145 लिखूंगा तो क्या वो जो 5,000 का एक्सपेक्टेड लॉस है
वो इमीडिएटली इसी साल में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या 150 की बजाय, मेरे ख्याल स्टेट में काटे बगैर लिखने की कोशिश करते हैं, क्या 150,000 की बजाय अगर मैं 145 लिख लूं तो क्या वही 5,000 स्टॉक कम लिखने से फ्यूचर का जो लॉस है इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होना चाहिए? बात समझ आ रही है प्लीज सबको? बाकी ये जो मैंने बोला है मैंने सेंटेंस अभी लिखना भी है। तो व्हाई आई एम टेकिंग द एनआरवी इफ इट इज लोअर देन कॉस्ट, ताकि इमीडिएटली जो एंटिसिपेटेड लॉस है वो रिकॉर्ड हो जाए। आंसर एक कैलकुलेट कीजिएगा। जी ठीक है हुसैन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 80,000 प्लस 12 लाख माइनस 145 इज इक्वल टू 1135 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को फिर सेल में से लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा माइनस 17 लाख इज इक्वल टू 5,65,000। ठीक है डियर, नोट करें कि जो अभी मैंने बात की है ये आपने लिखनी भी है। कोई अगर कंफ्यूजन हुई है किसी को, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी का प्रिंसिपल समझ रहे हम। मैंने एनआरबी लोअर है उसको इसलिए लिखा है ताकि इमीडिएटली लॉस रिकॉर्ड हो जाए। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट को इसलिए लिखा जाता है ताकि गेन रिकॉर्ड ना हो इमीडिएटली, और अगर एनआरवी लोअर है तो उसको लिखा इसलिए जाता है ताकि अगर कोई लॉस बनता है तो वो इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाए। एनआरवी हायर का मतलब है वी आर एक्सपेक्टिंग गेन, एनआरवी लोअर का मतलब है कि वी आर एक्सपेक्टिंग लॉस। फुल कंसंट्रेशन का ये काम बेटा है। अकाउंटिंग में अगर आप इधर उधर डी ट्रैक होंगे एक मिनट के लिए भी तो बात सही बनेगी नहीं। जी मॉज यही कॉन्सेप्ट था। आई होप कि उस कॉन्सेप्ट की बात आपने की है। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, loss should be recognized immediately or gain should not be recorded immediately. It will be recognized when it will actually occur. तो अगर एनआरवी लोअर है तो उसको लिखने से इमीडिएटली लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा, विच मींस प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट लिखने से आपका गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं होगा। जी मुकीद ऐसे ही हुआ, एग्जांपल वन देखें। अगर एनआरवी हायर है तो हमने कॉस्ट लिखी है, देखें गौर से, और अगर एनआरवी लोअर है तो हमने एनआरवी लिखी है। इन अदर वर्ड्स एनआरवी और कॉस्ट में से जो लोअर है वो हमने लिखना है। नोटेड प्लीज। ये मुकीद आपको समझ आ गई बात? मिस्टर मुकीद, एक मिनट में से एक फाइनल कंक्लूजन सुने, यहां तक रुक जाए। देखिए बेटा फर्स्ट लाइन तो हमने लिखी थी, मेरा ख्याल है कि अब शायद हम इस पोजीशन में है कि फर्स्ट लाइन को पढ़ के फाइनल हजम करना है। ये आपकी बात यही है, लेकिन मेरे से एक शॉर्ट समझी सुनाए। बेटा अनीब बिल्कुल गलत एटीट्यूड है यार ये। अनीब साहब जरा परेशान है, एक वर्किंग का है, मेरा ख्याल है शायद वैसी बात बन जाए। अगर बेटा मिस्टर अनीब और सब लोग कैंडी कैलकुलेटर पे लिखे 80,000, अनीब 80,000 बेटा प्लस 12 लाख। एक मिनट जरा 145 की जगह 120 लेस करें, सॉरी 150 लेस करें। अगर आप 80,000 में 120 12 लाख ऐड करके 1,50,000 लेस करेंगे तो मुझे यहाँ आंसर बताएं। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आएगी 1130,000। जी मनी ठीक है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल होगी 1130,000 तो 17 लाख में से माइनस करें, 17 लाख में से माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट बताएं क्या बनेगा। ये 570 बनेगा नहीं, तो प्रॉफिट आना था कॉस्ट लिख के 570, और आपको क्या नजर आ रहा है 565। तो क्या ये 5,000 कम नजर नहीं आ रहा? ये नहीं,
तो क्या ये 5,000 जो कम आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्या इस वजह से तो नहीं है कि हमने 5,000 का लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया है? तो क्लियर हो गई बात? आपका क्वेश्चन का एड्रेस हो गया? जी मिस्टर अनीप, तो बात अब समझ आ गई है? अनीप, जी बेटा एक मिनट लिखवाता हूँ मैं। बेटा एक जस्ट मिनट में लिखवाता हूँ, लेकिन कंसंट्रेट करें जरा, एक मिनट। मैं जरा एक फाइनल बात जरा आपके सामने पहले डिस्कस कर लूँ, फिर इंशाल्लाह सब कुछ लिख के करते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अगर कोई अब आपसे पूछे कि ये लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्यों मेजर करते हैं, तो आपका आंसर ये होना चाहिए जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं पहले बोलूंगा, और फिर यहां से ऑनवर्ड्स आपने ये बात याद रखनी, फिर मुझे जहां जरूरत पड़ती है मैं लिख लेता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि वे क्यों करते हैं, तो नंबर वन आप कहेंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। अगर कोई आपसे पूछे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन का मतलब क्या है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आखिर क्या कहता है कि हमें लोअर पे करना है, तो फिर आपका जवाब ये होना चाहिए कि अगर कॉस्ट लोअर है तो हम इस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड ना हो, और अगर एनआरवी लोअर है तो हम उस पे इसलिए रिकॉर्ड करेंगे ताकि लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाए। ये मेरा सेंटेंस सबको समझ आया जो मैंने बोला? ये बेटा प्लीज सब 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 अब इस तरह करें, इस तरह करें। अब जरा जो बातें हुई हैं इनको जरा लिख के भी फाइनल करें। सबसे पहले तो अपने 565 के नीचे एक सेंटेंस लिखें, स्टॉक इज मेजर्ड एट, स्टॉक इज measured at NRV if it is lower than cost. Stock is measured at NRV if it is lower than cost because loss, because anticipated loss should be recognized, because anticipated loss should be recognized immediately. Did you noted it? Noted है sir, noted है। अगर एंटिसिपेटेड से ज्यादा साइंस हो जाएगा तो बेटा फिर उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर सकेंगे जब वो फ्यूचर में होगा। हम तो इस वक्त सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसे रिकॉर्ड कर लें। मतलब खुदा ना खास्ता आपने 3 पेपर दिए, या चलो मैं अपनी तरफ कह लेता हूँ, फर्स्ट आपने मैंने 3 पेपर दिए, मुझे ये लग रहा है कि 2 फेल हो जाएंगे, एक की मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो फिलहाल तो ऑब्वियसली बेटा मैं 2 की तैयारी शुरू करूंगा दोबारा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता तीसरा भी निकल गया, तीसरा भी सही रह गया, तो फिर मुझे मजबूरन तीसरा उसको दोबारा पढ़ना शुरू पड़ेगा। ठीक है मिस्टर हुसैन? नहीं, अल्लाह इंशाल्लाह रहम जरूर करेगा, लेकिन क्या मुझे अपनी हरकतों पे भी जरा गौर करना चाहिए?
अगर मेरी हरकतें ही ऐसी हैं और एक की भी मैंने ऐसी उम्मीद लगा ली थी, तो शायद मुझे पहले अपनी हरकतों की तरफ देखना चाहिए और फिर यकीनन अल्लाह ताला रहम जरूर करेंगे, लेकिन हम शायद ज्यादा जालिम कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, मालूम कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ जी मौज, बात आपकी ठीक है। जी ठीक है हमजा, इंशाल्लाह आइंदा से मोबाइल कम यूज किया करूंगा मैं। जी माय डियर हमजा, फाइनली एक सेकंड जरा, आप सब लोग फाइनल कंक्लूजन की तरफ आए और प्लीज बात सही समझ के आज उठना। जी माय डियर अली, इस तरह इसलिए ना करें क्योंकि ये बात करें और कंसंट्रेशन से जहां जहां बैठे लगा कर रखें और सिर्फ 5 मिनट मेरी बात तसल्ली से सुने, जहां जरूरत पड़े मुझे सिर्फ आंसर देना आपने। पहली बात यह है कि इन्वेंट्रीज ने इंशाल्लाह हमेशा मैयर होना है एट लोअर कॉस्ट एंड एनआरवी। ठीक है, क्यों? अगला सवाल है क्यों। एग्जाम्पल नंबर 1 के एंड में ये पैरा पढ़े, कॉस्ट व्हेन इट इज लोअर देन एनआरवी। स्टॉक ने कॉस्ट पे तब मेजर होना है अगर वो एनआरवी से लोअर है, ताकि गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड ना हो। हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। तो अगर कॉस्ट लोअर है तो आपको कॉस्ट पे इसलिए रखना है ताकि गेन रिकॉर्ड ना हो जाए इमीडिएटली, इट इज वायलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। और अगर एनआरवी लोअर है तो एनआरवी पे इसलिए रिकॉर्ड करना है ताकि लॉस अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाए। अब मेरी बात 100% क्लियर है माय डियर? जी मॉज एंड अली बिन मुस्तफा एक्सेट्रा, कुछ और इश्यूज भी बीच में बच्चों के आ रहे थे। अब कोई इशू तो नहीं है? हमेशा स्टॉक में लोअर पे मैयर होना है। अगर कॉस्ट लोअर है तो क्यों मैयर होना है कॉस्ट पे, ताकि गेन रिकॉर्ड ना हो जाए। अगर एनआरवी लोअर है तो क्यों एनआरवी करना, ताकि लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाए। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट में मसला नहीं रह गया। अब मैं वेट करो, अगर कोई इशू नहीं है, 1 मिनट है, अगर कोई इशू नहीं है तो बेटा रहने दें। अगर किसी का बस इशू है वो क्वेश्चन पूछ ले, अगर किसी को क्लियर है तो वो रहने दे, वो 2 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह कह ले, मुसलसल 2 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। और अगर किसी का इशू है वो पूछ ले ताकि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कह सके। जी डियर, अब आए वापस जरा अपनी बुक की तरफ। बुक का पेज नंबर 40 जरा सामने रखें। एक छोटा सा पैराग्राफ जरा फाइनली बुक से भी पढ़ लें, बाकी जो बीच में पेजेस आए हैं वो मैंने आपके साथ आपको रजिस्टर में भी सॉल्व करवा दी है, रजिस्टर में आपके साथ डिस्कस करनी है, तो उनको शायद लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेज नंबर, सॉरी, पढ़ने की बुक से पढ़ लीजिएगा पड़ेगी। पेज नंबर 3 पे एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फाइनली रह गया, तो उसको कम से कम हम, जी उसामा अंडरस्टूड बात है बेटा, कि क्लोजिंग स्टॉक जो वो इस पीरियड के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की जो चीजें वो इस पीरियड के एंड में एज अ क्लोजिंग स्टॉक है, और नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट पे वही चीजें ओपनिंग। पेज नंबर 40 है बेटा मेरा ख्याल है। पेज नंबर 40 मिल गया सबको? इस पेज नंबर 40 के एंड में, बल्कि एंड में खाली है, जरा एक पैराग्राफ ऊपर ही कहीं ढूंढना है। मिल गया सबको पेज नंबर 40? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर के नाम से एक पैराग्राफ लिखा हुआ, कट्टे सारे पढ़ना शुरू करेंगे। इन कैलकुलेशन ऑफ एनआरबी, एस्टिमेटेड फ्यूचर सेलिंग प्राइसेस टू बी टेकन। सुनना है, गौर से सुनना है। देखिए एनआरबी जो है ना, ये फ्यूचर की एक वर्किंग है कि जो यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक के, ये फ्यूचर पे कितने पे बिकेंगे। तो बताइए, फर्स्ट करें, अगर इस साल एक यूनिट, आप इस साल करंट ईयर आप एक यूनिट 20 रुपए का बेच रहे हैं, और आपका ये प्लान है कि नेक्स्ट ईयर आप 22 रुपीज का बेचेंगे, तो बताएं एनआरबी की वर्किंग में 20 रुपीज लेने चाहिए या 22 रुपीज हमारी यूनिट?
सब बताएं सब बताएं। नहीं बेटा कल 20 क्यों लें, 20 क्यों लें मिस्टर मॉस, 20 क्यों लें, 20 क्यों लें, 20 क्यों लें? अगर करंट ईयर 20 का बेच रहे हैं और फ्यूचर में आपका प्लान है कि 22 पे बेचना है तो आप 22 क्यों लेंगे? क्योंकि क्योंकि आपने 22 पे बेचने का प्लान है, तो देयरफॉर आप हमेशा फ्यूचर सेल प्राइस लेंगे। अगर करंट ईयर प्राइस डिफरेंट है और फ्यूचर प्राइस डिफरेंट है तो एनआरबी की वर्किंग में फ्यूचर सेलिंग प्राइस लेंगे। क्लियर है? नहीं बेटा माउस ऐसी बात नहीं है, फ्यूचर सेल प्राइस लेंगे एनआरबी की वर्किंग में, क्योंकि हमने चीजें फ्यूचर में बेचनी है यार। अगला सेंटेंस पढ़े। इफ फाइबर, अगर फॉर एग्जांपल इट इज नॉट अवेलेबल मींस फ्यूचर सेल प्राइस नहीं अवेलेबल, तो देन अज्यूम करंट सेल प्राइस विल बी फ्यूचर सेलिंग प्राइस एज वेल। रुक जाओ सेकंड सेंटेंस पढ़ के। आइडियली तो फ्यूचर सेल प्राइस चाहिए, लेकिन बड़ा अगर फ्यूचर सेल प्राइस अवेलेबल ना हो तो फिर ये अज्यूम करें कि जो इस साल प्राइस है वही फ्यूचर प्राइस है। अगर करंट प्राइस भी है फ्यूचर प्राइस भी है, प्रेफर किसको करें? फ्यूचर वाली को, क्योंकि फ्यूचर में चीजें बेचनी है। अगर लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो करंट प्राइस है उसी को फ्यूचर में समझ लें। अगर दोनों है तो फ्यूचर सेलेक्ट करें, और अगर फ्यूचर सेल प्राइस नहीं है तो फिर करंट प्राइस को फ्यूचर कंसिडर कर लें। यहां तक पहले दो सेंटेंसेस समझ आ गए इस तरह के? कोई कंफ्यूजन अगर है तो बस बता दें। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस की वर्किंग में हमेशा फ्यूचर सेल प्राइस लें, और अगर वो नहीं अवेलेबल तो अज्यूम कर लें कि इस साल जो प्राइसेस हैं वही अगले साल भी हैं। यकीनन डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है भी अज्यूम कि जो प्राइस इस साल है वही अगले साल भी है। एक आखिरी चीज पढ़ें। इफ देयर आर मोर देन वन करंट सेलिंग प्राइसेस ड्यूरिंग द पीरियड, फर्ज करें इस साल कुछ चीजें हमने फर्स्ट जुलाई वाले दिन शुरू में 2019 का जब स्टार्ट था हमारा ईयर का, तो हम चीजें बेच रहे थे 20 पे। फिर मिड ऑफ नवंबर या सॉरी एंड ऑफ नवंबर सपोज हमने सेलिंग प्राइस बढ़ा के 21 कर दी। फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल 2020 को, अब 30 जून ईयर एंड बना रहा हूँ, फर्ज करें सेलिंग प्राइस हमारी 22 हो गई, और 30 जून 2020 वाले दिन फिर हमने जो चीजें बेची वो 23 पे बेची। मतलब अभी हमने क्या कहा कि फ्यूचर प्राइस नहीं है तो आप करंट सेलिंग प्राइस ले लें, करंट प्राइस ही करना है, तो बिल्कुल एक आसान सा डिसीजन है। अगर फ्यूचर प्राइस नहीं अवेलेबल और करंट ज्यादा है तो बताएं फिर किस प्राइस को फ्यूचर प्राइस कंसिडर करें? ओल्ड प्राइसेस को कंसिडर करें या जो लेटेस्ट प्राइस है उसको फिर फ्यूचर में कंसिडर करें? फाइनली बताएं जरा, सब बताएं सब बताएं, अपना 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 बताएं। जी डियर, बाकी 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 क्यों खामोश है? तो फिर हम लेटेस्ट सेलिंग प्राइस मींस देखिए फिर जो एंड वाली प्राइस है इट इज मोस्ट प्रोबेबल कि हम उसी प्राइस पे फ्यूचर में बेचा करेंगे। ठीक है, तो प्लीज ठीक है जज़ाकल्लाह, ठीक है, विच इज 23 इन दिस केस। हम 23 को एनआरबी की वर्किंग में कंसिडर करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट टू मूव ऑन, हम उठने की कोशिश करें। जस्ट एक लास्ट इसकी शॉर्ट समरी क्या है? एनआरबी की वर्किंग में फ्यूचर सेलिंग प्राइस आनी है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो करंट प्राइस ही फ्यूचर में अज्यूम कर लेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा करंट प्राइसेस हैं तो जो लास्ट प्राइस होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज फ्यूचर सेलिंग प्राइस, और उसको फिर एनआरबी की वर्किंग में यूज करेंगे। 17 क्वेश्चन नंबर बेटा मैंने आपसे कहा था उसकी जरूरत नहीं है। अभी बीआरएस के क्वेश्चन नंबर 17 को इसलिए ना कीजिएगा, उसमें 3 कॉलम कैश बुक का एक जिक्र है, वो भी हमने पढ़नी है। तो आप बाकी 18 वगैरह कर सकते हैं, वो इसी तरह इंटरचेंजेबल है। लेकिन फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट ये थी मेरी कि बीआरएस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मैं आपको ले गया था वो फाइनल कर लें कल तक, और फिर वेडनेसडे को एक फाइनल इसका टेस्ट रख लें। ठीक है मुकी साहब, मैं वैसे ही खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। इंशाल्लाह कल बेटा यहीं से दोबारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बाकी मैं उसामा से फिर आपसे कहता हूँ कि वो आप लोगों से कोई एक्स्ट्रा क्लास का फिर टाइम फाइनल कर ले। किसी का अगर इशू है तो बेटा थर्सडे को दे दीजिएगा मेरे साथ।
तो एक्स्ट्रा टाइम जो है ना वो फिर आप लोगों से अब, लेकिन ऑब्वियसली बेटा मेजोरिटी के साथ ही चल पाएंगे हम। तो अगर किसी का स्टिल इशू रह गया तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि वो क्लास भी रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल हो जाए करे, आप फिर अपनी कन्वीनियंट टाइम पे देखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।